नाज़रीन प्रोग्राम किया है नहीं, मैं आपका मेज़बान इफ्तार अली भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट टैक्स काउंसिल कंज्यूमर रावलपिंडी के ऑफ़िस के अंदर। हमारे साथ मोहम्मद सुफियान साहब मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि रावलपिंडी में जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं वो कैसे काम कर रही हैं, आम सारफ को, आम कंज्यूमर को किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, और दूसरी तरफ आने वाले साल की किस तरीके से मदद की जाती है, किस तरीके से उनको इंसाफ मुहैया किया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर अपना तारफ़ करवा दें। जी मैं मोहम्मद सुफियान गोंदल असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल हूँ, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में। जी ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है ना, ये 2005 का है। इसके तहत ना हर ज़िले में दो सेटअप है हमारे, एक अथॉरिटी है और एक कोर्ट है। ठीक है। अब जो अथॉरिटी है वो हमारे डीसी साहब जो है ना ज़िले के, वो हमारी अथॉरिटी है और उन्होंने अपनी जो ये अथॉरिटी है जो आगे उन्होंने तफसील की हुई है मतलब केसेस को। और इस तरह हमारी जो एक कोर्ट है, कोर्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब मौजूद होते हैं जी। तो उनके पास मुख्तलिफ नौइयत के फिर केस जाते हैं कंज्यूमर एक्ट के तहत। तो ये बताएं कि जैसे कंज्यूमर का ये लॉ बना है आम सारफ आम कंज्यूमर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अगर उसके साथ किसी जगह पर भी नाइंसाफ़ी होती है या कोई चीज़ नाकस मिल जाती है या उसको कोई इस किस्म के स्वाने ख्वाब दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता है या ऐसी चीज़ दे दी जाती है, तो आप लोग किस तरह एक्शन लेते हैं? इसमें जी जो मेन चीज़ है, जो हमारे पास पावर हैं, वो हमारे पास 4 सेक्शन है इस एक्ट के। उसमें सेक्शन 11, 16 और 18, 19 हैं। इसके अंदर जो अथॉरिटी है ना, वो उनको कोई भी दुकानदार है वो रसीद जारी नहीं करता, कोई भी प्राइस लिस्ट नहीं लगाता। ठीक है। या वो जो ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर है उसमें सेक्शन 11 के तहत वो उसके ऊपर अपने मैन्युफैक्चरिंग डेट्स या वारंटी गारंटी वो चीज़ें नहीं लिखते। तो उसके खिलाफ जो होती है वो हमारे पास कंप्लेंटें आती हैं कौंसल में, और उसको हम आगे फिर रेफ़र करते हैं डीसी साहब के पास। वो फिर मुतल्लिका दुकानदार को 50,000 तक फ़ाइन कर देते हैं। तो जो आपके इंस्पेक्टर साहबान है, जो आपका ऑफिस का अमला है, ये खुद भी जाके सरप्राइज विजिट भी करते हैं या सेल आपके पास आएगा तब आप एक्शन लेंगे? जी हमारे पास साइल भी आते हैं कंप्लेंट लेके, वो भी हम भेजते हैं और हम खुद रेफरेंस भेजते हैं डीसी साहब के पास। हमारे जो इंस्पेक्टर हैं वो नीचे जाते हैं, मार्केट विजिट करते हैं, किसी ने रेट लिस्ट ना लगाई हो या कोई प्राइस दूसरी क्या रसीदें जारी ना कर रहा हो, या वो जो चीज़ें उन पर मैन्युफैक्चरिंग डेट वारंटी एक्सपायरी वगैरह ना लिखी हो, तो उसके अलावा हम रेफरेंस भेजते हैं एसी साहब को या डीसी साहब को। तो क्राइटेरिया में क्या किस किस के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर सकते हैं और किस तरीके से कार्रवाई अमल में लाई जाती है? इसमें तो हमारे पास तो जो पावर है वो मेन है 4 सेक्शन है इस एक्ट के। उसमें सेक्शन 11 है, उसमें उनका जो है ना ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर है, उसमें कोई भी उसने मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखी हुई या उसने उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह उसके पार्ट्स कंपोनेंट पार्ट्स वगैरह नहीं लिखे हुए। इस तरह सेक्शन हमारा 16 है, वो सर्विस के रिलेटेड है। अगर कोई बंदा सर्विस प्रोवाइडर है, उसने अपनी उसमें कैपेबिलिटी जब कौन से वो टूल्स हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कोई डॉक्टर है उसने अगर वो नहीं लिखे हुए तो वो उसके खिलाफ वो हो सकती है फॉल्टी सर्विस के। ठीक है। इस तरह सेक्शन 16, 18 और 19 है हमारे, तो उसमें कोई ये रसीदें जारी नहीं कर रहा या कोई प्राइस लिस्ट नहीं लगा रहा, तो उस पर 50,000 तक फ़ाइन अथॉरिटी कर सकती है। बाकी ये है कि इसमें सिर्फ दुकानदार जो होता है ना, इसमें जो अथॉरिटी है उनके पास सिर्फ पावर है 50,000 फ़ाइन की। तो उसमें फिर हमारे पास कोर्ट है, हमारी जो कंज्यूमर कोर्ट है, उसमें फिर लोग जाते हैं, उसमें डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, उसमें चीज़ें रिप्लेस भी हो जाती हैं। तो वो मतलब उसमें टोटल जो कोर्ट की एक्ट की वायलेशन होती है किसी भी सेक्शन की, तो उसमें कोर्ट का पावर है। फिर जैसे आपने एक बड़ी अहम बात की कि कोई भी डॉक्टर है तो वो अपने तमाम तर चीज़ें किस चीज़ पे लिख के दे, किस तरीके से कंज्यूमर को पता हो किसने इस चीज़ की वायलेशन की है, ये हमारे नाज़रीन को आप समझा सकते हैं? जी उसमें जब डॉक्टर है, उसमें प्राइवेट डॉक्टर है, उसको पता होना चाहिए कि ये अगर कोई वो समझ लें कोई हड्डियों का डॉक्टर है तो हड्डियों के ऑपरेशन कर रहा हो, ये नहीं है कि वो गैनिक ऑपरेशन करना शुरू कर दे। ठीक है। इसमें अब मुख्तलिफ कोर्ट ने फैसले भी दिए हुए ऑलरेडी फॉल्टी सर्विस पे डॉक्टरों के खिलाफ। लेकिन आज का एक नया इनका आ गया है, वो हेल्थ केयर कमीशन है, तो आप पहले उनके पास आप केस जाते हैं, उसके बाद फिर आप कोर्ट में आते हैं डैमेजेस के लिए। तो आप भी कर सकते हैं डॉक्टरों के खिलाफ? नहीं, हम नहीं कर सकते, काउंसलिंग कर सकती है, 30 पास पावर नहीं है। नहीं आप? हाँ जी। अच्छा, दूसरा जो आप कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट, कई ऐसी बेकरियाँ मौजूद हैं, ऐसे कारखाने मौजूद हैं जो मैन्युफैक्चरिंग डेट लगाते हैं लेकिन एक्सपायरी डेट नहीं लगाते, और वो आम आइटम्स जो डेली बेसिस पे बनते हैं, ब्रेड हो गई, रस हो गए, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें, वो मुख्तलिफ जगह पर जाके उनके मुख्तलिफ सेल पॉइंटों पर रख दी जाती हैं। तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का क्या तरीकाकार है? क्या आया कि बगैर कंप्लेंट के भी आप लोग इन चीज़ों को विजिट करते हैं? जी हम करते हैं विजिट, हम करते हैं बगैर कंप्लेंट के विजिट करते हैं। तो क्या उसमें किस तरीके से आपका तरीकाकार अवेयरनेस? चलान भेज के उसका चलान बना देते हैं, वो हम डीसी साहब को भेज देते हैं। ठीक हो। फिर उसको अथॉरिटी हमारी जो उसको वापस उसको बुला के उनको फाइन कर देते हैं ठीक है की रोशनी में।
तो दूसरी तरफ अगर आया जाए, जैसे फर्नीचर के बारे में आपके इंस्पेक्टर साहब से आगे बात कर रहे थे कि फ़र्नीचर अगर कोई ले लेता है या कोई भी चीज़ ले लेता है, जिसकी गारंटी और वारंटी इन दोनों के बारे में आप हमें तफसीली से आगाह करें। गारंटी क्या चीज़ है, वारंटी क्या चीज़ है? गारंटी उस बंदे ने दी होती है कि अगर इतने अरसे में ये हो गया ख़राब हो तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। वो और वारंटी ये है कि उसके ऊपर लिखी होती है कितने अरसे इसकी वारंटी है, 2 साल की, 3 साल की, ठीक है। उसके अंदर वो उसको इशू हो तो वो उसको नया देता है। गारंटी में उसको ख़राब हो तो रिप्लेस उसको ठीक कर देते हैं। गारंटी में ठीक करके देते हैं, वारंटी में रिप्लेस होता है। हाँ जी, रिप्लेस हो जाता है। गारंटी ज़बानी ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, एक लफ्ज़ है उसकी, वो 2 समझ लें आप। 2 इक़साम। हाँ जी, 2 इक़साम बना दी। तो आप ये बताएं कि आप कितने अरसे से यहाँ पे मौजूद हैं? मुझे 1 साल हो गया तकरीबन यहाँ पे। तो 1 साल में क्या क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है और कितने जुर्माने किए हैं आपने? किस किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा आपको कंप्लेन मसूल हुई है? यहाँ पे ज़्यादातर तो ये जो है ना, आप समझ लें जो रेट लिस्टें हैं उनको या रसीद जारी ना करने के ज़्यादा होते हैं। बाकी चूँकि जो मेन चीज़ें होती हैं मल्टीनेशनल कंपनियों की होती हैं, उनकी वारंटियाँ, गारंटियाँ, उनकी एक्सपायरी वारंटी, वो सारा इंग्रीडिएंट, वो सारा कुछ उसमें लिखा होता है। ज़्यादातर रसीदें जारी ना करने की और रेट लिस्टें लगाने की होते हैं। तो जो सुपर स्टोर्स है, बड़े बड़े सुपर स्टोर्स बने हुए हैं आजकल, ज़्यादा एक ट्रेंड बन चुका है सुपर स्टोर्स का, तो उसके ऊपर भी आप लोगों का चेक एंड बैलेंस है? हाँ जी, उस पर हम विज़िट करते हैं, सुपर स्टोर पर करते हैं। हाँ जी। तो किस तरीके से उसका विज़िट करने के बाद किस तरीके से आप अवेयरनेस किस तरीके से आवाम को देते हैं? किस तरीके से पता होता है कि फ़लाँ जगह पर ये रेट है? अगर रेट में वहाँ पे फ़र्क महसूस हो आप लोगों को तो फिर क्या कार्रवाई करते हैं? नहीं, रेट क्या लगा, रेट का हमारे पास कोई पावर नहीं है। वो तो ऐसे नहीं होगा, हमने सिर्फ उसकी चलनी, हमें कंप्लेंट आने की रसीद नहीं जारी कर है, या हमने देखना है कि इन्होंने वो रेट लिस्टें लगाई हैं, ठीक है। रेट क्या चल है ये हमारा नहीं है, ये तो दूसरी अथॉरिटीज़ हैं, इस पर मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट मौजूद हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के उसके ऊपर? हम सिर्फ कंज्यूमर के ऊपर देखते हैं। तो क्या कंज्यूमर को क्या आज तक आपकी कौंसल जब तक वजूद में, ये क्या आज तक आप लोगों ने कितना बेनिफिट दे चुके हैं इसके? आज तक जो है ना, 1 मिनट, आज तक यहाँ पे जब से कौंसल बनी है ना, तो तकरीबन यहाँ पे 3100 ये 3187 जो केस हैं वो फाइल हुए हैं, ठीक है। और अभी तक 3176 जो है वो डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, ठीक हो गया। और अभी तक 47,87,400 रुपये अभी तक फाइन अथॉरिटी ने किया है मुख्तलिफ दुकानदारों को, ठीक हो गया। ये कितने अरसे में? ये जब से बनी है कौंसल। तो फाल क्यों नहीं हो सकी अभी तक? ये इसकी क्या वजह क्या है? इसमें अभी तक उस तरीके से नहीं है, यानी कौंसल फाल है, बिल्कुल सही काम कर रही है अपना। अगर इतने अरसे में जितना आप लोगों ने फाइन किए तो इसका तो इस टाइम जो हमारे जो 17 डिस्ट्रिक्ट है उनमें कौंसलें बनी हुई हैं, कोर्स बनी हुई हैं। वो तकरीबन रावलपिंडी से 4थे नंबर पे है परफॉर्मेंस वाइज पे। हाँ जी। तो क्या समझते हैं हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके मुताबिक हम सही काम कर रहे हैं, अथॉरिटीज़ हमारे सही काम कर रही हैं। बाकी असल में ये है कि यहाँ पे कंज्यूमर जो होते हैं वो ज़्यादातर जाते हैं कोर्ट की तरफ, क्योंकि कौंसल में सिर्फ ये अथॉरिटी के पास पावर है फाइन की, कंज्यूमर को कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो कोर्ट में ये है कि वो डैमेजेस क्लेम कर लेते हैं, कोर्ट में उनको फिर डैमेजेस भी मिल जाते हैं, इस वजह से फिर ज़्यादा लोग उस तरफ जाते हैं। तो जो आप रेफरेंस तैयार करते हैं, ज़ाहिर बात है आप कुछ देख के उसको फाइन करते हैं ना, तो आपका रेफरेंस का कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं होता? नहीं, वो तो दुकानदार को फाइन होता है उस पर। जिस तरह एक्ट है ना, एक्ट के मुताबिक हमने चलना है ना। एक्ट में अब उन्होंने कहा कि ये 3-4 सेक्शन है, इसमें पे अथॉरिटी एक्शन ले सकती है, तो हम उन 4 सेक्शन पे एक्शन ले सकते हैं, उनसे ज़्यादा हम नहीं जा सकते। नहीं, अगर आप मेरी बात समझ नहीं रहे, अगर आप किसी भी आम दुकानदार को किसी कंज्यूमर के कहने पे फ़ाइन करते हैं, तो जब वो कंज्यूमर किसी कोर्ट से जाकर रजू करता है आपके जुर्माने के बाद, वो रजू नहीं कर सकता फिर? नहीं, कोर्ट में तो लग जा सकता है, लेकिन कोर्ट जब उसको कुछ चीज़ें उसने रिप्लेस वगैरह करवानी है ना, जो चीज़ उसकी फॉल्टी है, तो वो दोनों नहीं करनी है, कोर्ट ने रिप्लेस करके देनी है उसको, वो कोर्ट की पावर हैं। हमारे पास सिर्फ जो पावर है, जो मेन कौंसल है, हमारा मेन तो काम है अवेयरनेस का, ठीक है। जो अथॉरिटी है पावर वो है उसके पास 50,000 फाइन की, तो वो 50,000 फाइन ही कर सकते हैं। किसी को 10,000 कर दिया, किसी को 20 कर दिया, ठीक है। तो अवेयरनेस किस तरीके से आप दे रहे हैं वहाँ? अवेयरनेस हम तो ये मुख्तलिफ ये मार्केट विजिट करते हैं, सेमिनार वगैरह करवाते हैं, ठीक है। स्कूलों में जाकर वर्कशॉप वगैरह करते हैं, बाकी मार्केटों में जाके अपने ये ब्रोशर हमारे बने हुए हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरीके से हम कर रहे हैं अवेयरनेस। तो कितना फ़ायदा अभी तक आ चुका है इससे? फ़ायदा बस मैक्सिमम लोगों में अवेयरनेस तो हो रही है, अब जिस तरह अवेलेबल रिसोर्स के मुताबिक हम कर रहे हैं, मैक्सिमम जितना हो सके उतना कर रहे हैं। पर मंथ कितनी दरख्वास्तें वसूल हो रही हैं आपको? ये अब कोई नहीं इसमें होती है, कभी 10 आ जाती हैं, कभी 20 आ जाती हैं, कभी 30 आ जाती हैं, ये मुख्तलिफ होती हैं। बल्कि ऑनलाइन भी आ जाती हैं, वो हम डायरेक्ट फिर DC साहब को भेज देते हैं या डायरेक्ट फिर कोर्ट को रेफ़र कर देते हैं, जिनकी जुडिक्शन बनती है उस पर। तो ये जो आपकी कंज्यूमर्स आपके ये अथॉरिटी बनी हुई है जिसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं, ये किसके अंडर डायरेक्टली किसके अंडर काम कर रहे हैं आप ज़िले में?
ज़िले में डीसी साहब के अंडर DC साहब के है, अंडर डिप्टी है। कमिश्नर के अंडर है। तो डीसी साहब ने कभी इसको फाल करने के लिए या आप लोगों को बेहतर सर्विसेज आवाम को प्रोवाइड करने के लिए आज तक क्या इकदाम किए हैं, क्या अवेयरनेस दी जाती है, क्या अथॉरिटी मीटिंग में या डीसी साहब की जो मीटिंग होती है उसमें क्या आप लोगों को कहा जाता है कि आपने किस तरीके से काम करना? असल में जो हमारी है ना डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन काउंसिल, इसके 20 मेंबर हैं। तो इसमें जो 11 मेंबर हैं वो ऑफिशियल हैं और 9 नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं, ठीक है ना। तो वो जो है इसमें जो हमारा काम सारा अवेयरनेस का करना, ठीक है ना। तो वो बाकी जो ऑफिशियल मेंबर हैं वो अपने इदारों में उस हिसाब से अवेयरनेस करते हैं कि ये कौंसल है और ये इसका एक्ट है और इसके तहत इस तरह लोगों को रिलीफ मिलना है, ठीक है ना। बाकी जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं वो अपने हिसाब से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो हमने तो जब भी मीटिंग होती है हमारी मंथली होती है या 2 महीने बाद जब भी होती है डीसी साहब, तो हमने अपनी उसमें परफॉर्मेंस बतानी होती है कि हमने फलां जगह गए हैं, फलां हमने इतनी एडवर्टाइजमेंट की, इतनी अवेयरनेस की है हमने। तो जिस तरह मिसाल के तौर के ऊपर कोई कंज्यूमर आपको कंप्लेन देता है कि इस जगह मैं गया, मुझे मसलन रेट लिस्ट नहीं दी गई या रेट लिस्ट अब ऐसा नहीं थी या मार्केट से बढ़कर उसने मुझे दिया और रेट लिस्ट के मुताबिक ये रेट नहीं था, उसकी कंप्लेन के बाद आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? किस तरीके से आप इन्वेस्टिगेट करने के बाद डीसी साहब के पास रेफरेंस भेजते हैं? नहीं, जो कंप्लेंट हमारे पास आती है ना, जी, जी। तो वो तो डायरेक्ट हम भेज देते हैं उनको डीसी साहब को। एक कंज्यूमर आपके कोर्ट या आपके यहाँ पर आता है, जब वो आपको पेश करता है कि जनाब मेरे साथ ये मामला पेश आया है, तो आप उस मुतलका दुकानदार के पास वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते? नहीं, कभी कभी जाते में नहीं, तो वैसे हम डायरेक्ट उसका कंप्लेंट भेज देते हैं डीसी साहब के पास। ठीक हो गया। वो उसको फिर तलब कर लेते हैं दोनों पार्टियों को प्रोसेस सर्वर के थ्रू। तो फिर उनका जो मेरिट पर डिसीजन बनता होता है उसके मुताबिक फिर फाइन कर देते हैं चेक एंड बैलेंस करके। तो जो आपके इंस्पेक्टर्स हैं ये इसकी वेरिफिकेशन नहीं करते? नहीं, ये अपने ये भी करते हैं, ये तो जाते हैं विजिट करने मार्केट, तो वहाँ पे ये फिर रेफरेंस अपने तौर पे बना के भेजते हैं। फिर ठीक हो गया। वो जो होती है कंज्यूमर की, उस पर तो वो खुद पार्टी होती है, उसमें हम पार्टी नहीं होती। जिसमें स्टेट पार्टी होती है जो हम करते हैं उसमें हम पार्टी होते हैं, ठीक हो उस पर गया। फिर हम जाते हैं। आप जाते हैं? हाँ जी। तो ये बताया जिला भर में कितने इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं आपके? नहीं, हमारे तो अभी 3-4 ही हैं जितने हमारे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हुए हैं। वही काम कर रहे हाँ हैं? जी, वही कर रहे हैं। तो इतने बड़े रावलपिंडी ज़िले को 3-4 इंस्पेक्टर कवर कर लेते हैं? बड़ा मुश्किल है, बस महदूद वसाइल में जिस हद तक हम कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से क्या क्या सहूलियात दी गई हैं? सरकार की तरफ से बस हमें दुआएं दी गई हैं? दुआएं दी गई हैं, उसके अलावा बाकी ठीक है। हमारा जो है अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक हम कर रहे हैं, यही है। फिर बाकी हमारे पास क्योंकि अभी जहाँ पे वो सरकारी व्हीकल भी नहीं है, बाकी स्टाफ की भी कमी है, बाकी आप कह लें हमारे पास वो ट्रांसपोर्ट का इशू है जी। वो तो ट्रक जब वगैरह। आप लोग कहीं जाते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर कोई कंप्लेन है किसी आउट स्टेशन, रावलपिंडी की कोई तहसील होगी, तहसीलें भी आपके पास हैं, वहाँ जाना या फिर वहाँ से आना, तो किस तरीके से कवर करना पड़ता है? किस तरीके से उसकी ट्रैवलिंग किस तरीके से होती है? हम तो ज़्यादातर तो हमारा फोकस है रावलपिंडी तहसील पे, ठीक है, सिटी में हम ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्ट का इशू है, तो हम अपनी जेब से सारा कुछ कर रहे हैं। तो बाकी जो तहसीलें हैं उनको कैसे कवर किया जाए, वो फिर किस तरीके से होगा वहाँ? बाकी तहसीलों में जाते हैं लेकिन कम ही जा रहे हैं कम अभी जा रहे फिलहाल। हैं। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट का इशू है हमारा अभी। तो आज तक ज़िलाई गवर्नमेंट से कंप्लेन आप लोगों ने की है कि हमें वसाइल दिए जाएँ जैसे दूसरों महकमों के साथ? गवर्नमेंट का इसमें कोई इतना अमल तक नहीं, हमारा जो बजट है वो हमारा अलग डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, जी। डायरेक्टोरेट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है लाहौर में। जी। तो वहाँ से आना होता है हमारा बजट, उनके जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ ज़िलों में दी हैं सहूलियात उसके मुताबिक फिर हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चैम्बर्स जो हैं, स्मॉल चैम्बर्स ज़िले दूसरे चैम्बर जो काम कर रहे हैं, उनके साथ भी आपका कोई और जो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो हमारे मेंबर हैं, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हमारी काउंसिल के मेंबर हैं वो भी। जी जी। तो उनका भी यही काम है अवेयरनेस करना, ठीक है ना, तो वो भी अपने हिसाब से अवेयरनेस कर रहे हैं। किस किस्म की चैम्बर्स वाले आपके साथ ताउन करते हैं? जारी बात है, जब आप जुर्माना करवाते हैं तो उन्हीं के मेंबर्स को करवाते हैं, तो उधर से चैम्बर्स के जो सब प्रेसिडेंट है वो आपके मेंबर है, तो उस तरफ से आपको प्रेशराइज नहीं किया जाता? नहीं, कोई प्रेशराइज नहीं है, जारी बात है, वो भी जब मेंबर है तो उनको पता है कि लॉ के मुताबिक चलना है तो चल रहे हैं। जहाँ पे वायलेशन होती है फिर उनको इशू नहीं है इससे कोई। नहीं है? हाँ जी। तो स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी मेंबर्स हैं? जी, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो प्रेसिडेंट है वो मेंबर है। स्मॉल चैम्बर्स भी है ना? एक स्मॉल स्मॉल का नहीं है, जो प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी है ना, आर्टिस्ट वो मेंबर होता है इस काउंसिल का। मेंबर होता है। हाँ जी। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो मार्केट यूनियन के सदर्स हैं, छोटे छोटे इलाकाई लेवल पे भी सदर बने, इनके साथ भी आप लोगों की मीटिंग्स होती हैं? इनके साथ होती है, इंटरेक्शन है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है? हाँ जी। जी, प्रोग्राम में नाज़रीन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद पूछेंगे कि कंज्यूमर कोर्ट अवाम की खिदमत कैसे कर रही है।
कम बैक नाजरीन, जैसा कि बात हो रही थी कंज्यूमर के बारे से कि कंज्यूमर को किस तरीके से कंज्यूमर को असल फ़ायदा पहुंचा रही है, किस तरीके से कंज्यूमर को इंसाफ दिया जाता है अगर वो किसी फ्राडिये या किसी नसरबाज के आगे फंस जाए या किसी गिरा फरोश के आगे फंस जाए या नाकस एशिया बनाने वाले लोगों के आगे फंस जाए, तो किस तरीके से ये लोग उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं और क्या आम जो शहरी है वो किस तरीके से रब्ता कर सकते हैं। जी सर बताएं, आम शहरी किस तरीके से रब्ता कर सकते हैं। जी, पहले बात हो रही थी हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के हवाले से, अथॉरिटी के बारे में। जी। तो अब मैं आपको थोड़ा कोर्ट के बारे में बता देता हूँ। कोर्ट के बारे में ये है कि जो आपने कोर्ट में केस फाइल करना है ना, ठीक है, अथॉरिटी से हट के, उसके लिए आपने 15 दिन का लीगल नोटिस देना है, ठीक है, दुकानदार को या जिससे भी आपने कोई जिसने डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया या फॉल्टी सर्विस प्रोवाइड की है आपको, तो 15 दिन के नोटिस के अंदर वो आपका ज़ाला नहीं करता तो आप फिर कोर्ट में रिटर्न अपनी जो है ना कंप्लेंट फाइल कर देंगे, ठीक है। तो उसमें कोर्ट अगर फर्दर एक्शन अपना प्रोसेस करेगी वो हम अथॉरिटी को रेफ़र कर देते हैं, और बाकी जो नहीं हमारे बनते होते उसमें हम जो कंज्यूमर है उनको हम लीगल नोटिस तैयार करके देते हैं और उनको फर्दर उनकी रहनुमाई के लिए उनको सारा डिटेल जो है ना वो हम बताते हैं उनको। तो ये जो आपने एक 15 दिन के नोटिस की बात की है, नोटिस किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है? कंज्यूमर डायरेक्टली खुद दुकानदार को देगा या आपके ज़रिए पेश करेगा? जी, उसने डायरेक्ट ना हम उसको तैयार करके दे देते हैं खुद, ठीक है। तो वो खुद उसने बाई पोस्ट भेजना होता है दुकानदार को, उसकी रसीद उसने अपने पास रखनी होती है, क्योंकि जब उसने केस फाइल करना है कोर्ट में तो उस रसीद साथ लगानी होती है, उसकी कॉपी भी लगानी होती है नोटिस की। तो ये बताएं कि अगर उस 15 दिन के अंदर दुकानदार कंज्यूमर से रब्ता नहीं करता या कौंसल से रब्ता नहीं करता, उसके बाद फिर कंज्यूमर दोबारा आपके पास आएगा, दोबारा आप लोग ही केस कोर्ट में फाइल करेंगे या डीसी साहब के पास? नहीं, जब अगर 15 दिन में उनका आपस में पैचअप नहीं होता ना, जब दुकानदार रब्ता नहीं करता तो वो डायरेक्ट कोर्ट में खुद ही करेगा। हाँ जी, क्योंकि प्राइवेट केस होता है, खुद करेगा। हाँ, खुद करेगा वो। तो अगर जिस तरीके से आप लोगों ने इशारात के ऊपर बात की कि गलत इशारात जो चलाए जाते हैं, जिसके ऊपर बताया और जाता है प्रोडक्ट और होती है, क्वालिटी नहीं होती, मुख्तलिफ उसमें फॉल्ट होते हैं, इसके ऊपर क्या आप पब्लिक को मैसेज देना चाहते हैं? इसमें भी वो यही है कि वो बैड एडवर्टाइजमेंट जो होती है उसमें भी उन्होंने अगर वो करते हैं तो उसमें लीगल नोटिस दें उनको और उनका केस फाइल करें कोर्ट में। जी हाँ जी। तो बैड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्या एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, कितना जुर्माना होता है? उसमें कोर्ट की पावर है, उसमें है मेरे ख्याल में 1 लाख तक जुर्माने की, और सज़ा भी है। सज़ा भी है। तो ये बताएं कि अगर आम एक शहरी है वो आप लोगों के साथ रब्ता करना चाहे, अपनी कंप्लेन दर्ज करवाना चाहे, आपकी हेल्प लेना चाहे, किस तरीके से रब्ता कर सकता है? उसमें वो हमारे जो ये दफ्तर है हमारा जहाँ सेटलर टाउन में, जहाँ हमारे पास भी आ सकते हैं, हमारे ऑफिस में हमारा अमला मौजूद होता है, ठीक है। हम उसको लीगल सारी रहनुमाई देंगे। जहाँ हमारी इसमें हमारी ऐप है, कंज्यूमर कोर्ट के नाम से ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ पर वो डायरेक्ट केस फाइल कर सकती है कोर्ट में भी और अथॉरिटी के पास भी। या हमारा पोर्टल है ये consumerservice.punjab.gov.pe, इस पर जाके वो खुद अपना रजिस्टर करके उस पर वो ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकता है। तो ऑनलाइन होने के बाद फिर क्या होता है? ऑनलाइन हम डेली बेस पे चेक करते हैं, तो ऑनलाइन अगर हमारे रिलेटेड होगा तो हम उसको आगे मुतल्लिका अथॉरिटी को भेज देंगे, या कोर्ट के रिलेटेड होगा कोर्ट को भेज देंगे, वो खुद ही रब्ता फिर कर लेंगे उनके साथ। कोर्ट की तरफ से नोटिस चला? हाँ जी, नोटिस चला जाएगा। तो ये बताएं कि अगर एक कंज्यूमर आपसे रब्ता करता है या आपसे रहनुमाई लेना चाहता है तो कितने अरसे के अंदर अंदर उसको इंसाफ की तवक्को होती है कि कितने अरसे में इंसाफ मिल जाता है? क्योंकि आजकल लोग इस कानूनी इश्यूज़ में पढ़ने से कतराते हैं कि यार टाइम लगेगा, पैसे ज़ाया होंगे, तो किस तरीके से आप लोग कितने अरसे में इंसाफ मिल जाता है, कितने अरसे में? जी, ये हमारे पास जो है ना अथॉरिटी के पास जो है वो भी ये समरी ट्रायल ही होता है, मतलब 1 महीने में 2 महीने में अथॉरिटी भी डिसाइड कर देती है। कोर्ट में भी समरी ट्रायल है और लॉ में भी इसका टाइम है फिक्स है 6 महीने का। 6 महीने, तो 6 मंथ के अंदर जज साहबान जो है वो भी इसमें कर देते हैं फैसला। हाँ जी, कर देते हैं। तो जो जुर्माना होता है, जुर्माने से कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होता है? जुर्माना तो जो होता है अथॉरिटी जो फाइन करती है उनको समझ लें, उसमें उनको होता है वो तो जाते हैं खजाने में जमा होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर को अथॉरिटी के पास से नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो कोर्ट है, कोर्ट में उनको डैमेजेस भी वो क्लेम करते हैं, उनकी चीज़ें रिप्लेस हो जाती हैं, सारा कुछ उनको वहाँ से मिलता है। फिर इसी वजह से लोग ज़्यादा फिर कोर्ट की तरफ केस लेके जाते हैं, रजू करते हैं। तो अगर कोई कंज्यूमर आपके पास आता है या इस तरह आपकी रहनुमाई देना चाहिए, इसकी कोई फीस सरकार की तरफ कर? जी, कोई फीस नहीं है, हम भी कोई फीस नहीं लेते। कोर्ट में जो आपने केस अगर फाइल करना है तो उसमें कोई कोर्ट फीस नहीं है, कोई कोर्ट फीस नहीं है। अगर कोई कंज्यूमर जो अपने उसके वाक़यात से वेल अवेयर है तो वो खुद कोर्ट में जाकर अपना केस प्रेजेंट भी कर सकते हैं, बेशक वकील भी ना करे। तो एक नॉर्मल क्या तरीकाकार है? नॉर्मल आपने जैसे कहा वकील भी ना किया जा सके, कोर्ट में अगर कंज्यूमर पेश होता है तो वो किस तरीके से एप्लीकेशन तैयार करेगा, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, और कोर्ट के सामने एक मजबूत केस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें साथ लगाना ज़रूरी है कंज्यूमर की अवेयरनेस? जी, उसने सबसे पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उसने 15 दिन का लीगल नोटिस देना है, ठीक है। लीगल नोटिस देने के बाद उसने उसकी जो रसीद होनी है लीगल नोटिस भेजने की पोस्टल
वो उसने साथ लगानी है, साथ में कॉपी लगानी है, साथ अगर उसने जो चीज़ परचेज़ की थी उसकी कोई रसीद है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है, वो सारी उसने साथ उसके लगाने हैं। जी हाँ जी, फिर वो कोर्ट में पेश कर देते हाँ जी, कोर्ट में फिर उस पर जमा करवाएगा, फिर उस पर नोटिस हो जाएंगे जी। और अगली पार्टी को कोर्ट बुला लेगी और ऑन मेरिट फिर फैसला हो जाएगा। तो एक चीज़ मुझे आप इसमें के बारे में भी आगाह करें कि हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि जो बड़े बड़े सुपर स्टोर्स बने हुए हैं वहाँ पर तो क्वालिटीज़ के हिसाब से चीज़ दी जाती है, ABC के हिसाब से। तो क्वालिटीज़ के हिसाब से आप लोग किस तरीके से आप लोगों को पता लगता है कि जो प्राइस है जो उसकी रसीद नहीं कर रही है, कि एक आम कंज्यूमर को नहीं पता उसने क्या चीज़ ली और किसके पेमेंट अदा कर रहा है। अगर कंप्लेन होती है तो इसके ऊपर किस तरीके से लाइन ऑफ एक्शन क्या किया जाता है? आपके सवाल में कैटेगरी ABC अक्सर सुपर स्टोर्स पर अवेजा की जाती है, लेकिन आम कंज्यूमर जो ज़्यादा देखें जी, हमने तो सिर्फ देखनी होती है इसमें प्राइस लिस्टें, ठीक है, प्राइस लगी है, प्राइस लिस्ट लगाई है कि नहीं लगाई, या रसीद जारी कर रहे हैं कि नहीं है। बाकी उसकी A कैटेगरी है, B कैटेगरी, C है, इसका फिर जो हमारे है ना प्राइस में स्टेट के जो होते हैं दिल्ली, उन्होंने इसको देखना होता है। आपका उससे कोई तल्लुक नहीं, हमारा उससे कोई नहीं है। तो दूसरी तरफ अगर आपके इसके ऊपर बात की जाए गैर म्यारी क्या चीज़ें, क्या अवेयरनेस किस चीज़ की गैर म्यारी चीज़ें? मतलब गैर म्यारी चीज़ें, जो चीज़ें डिफेक्टिव हैं, जो जिनमें डिफेक्ट पाए जाते हैं, ठीक है, डिफेक्टिव कोई चीज़ होगी उसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं, जो कंप्लेंट कर सकते हैं। जाली मसनूआत में क्या आ जाती हैं? मतलब कोई चीज़ मोबाइल आप ले लेते हैं, न्यू मोबाइल लेते हैं, उसमें डिफेक्ट है, ठीक है, कोई भी मैन मेड चीज़ आप लेते हैं, जिसमें कुदरती उसमें चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ जो भी मसला बनी है, ठीक है ना, तो उसमें कोई डिफेक्ट है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर है फॉल्टी सर्विस आपको दे रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, जैसे आप ठेकेदार से मकान बनवाते हैं जी, तो वो आपके समझ लें उसमें मटेरियल नाकस लगाता है या सर्विस सही प्रोवाइड नहीं करता जी, तो उसके खिलाफ आप जा सकते हैं, डैमेज कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ जी। तो एक चीज़ आप एक है सवाल के रसीद के हवाले से, आम दुकान में जाएं, एक कैश मेमो मिलता है जो आम किताबों वाली दुकान से 100-200 रुपये का मिल जाता है, उसके ऊपर कोई दुकानदार का नाम, दुकान का नाम नहीं होता। अक्सर दुकानदार सादे कैश में मुंह पे बिल बना के दे देते हैं, उसके ऊपर भी एक्शन हो जाता है? ठीक हो जाता है, उसमें उसकी स्टैंप होनी चाहिए अपनी दुकानदार की, या उसका अपना उस पर लेटर पैड बना होना चाहिए। अगर लेटर पैड स्टैम्प नहीं मौजूद, सादी दे रसीद, तो वो रसीद नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। हाँ जी, सादी रसीद के ये तो अब आपकी भी, ये जो कंज्यूमर है उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो उससे प्रॉपर रसीद लें। अब उसने जो चीज़ ली है, अगर उसने कोई 1 किलो चीज़ ली है, या उसने पेन पेंसिल ली है, तो उस पर लिखवाए कि मैंने फलां चीज़ ली है, सारी उसकी प्राइस ठीक लिखी हो। अगर नहीं लिखी तो दुकानदार का एड्रेस हो, उस पर सारा कुछ हो उस पर। तो आम कंज्यूमर के बजाय अगर हम मल्टीनेशनल कंपनियों की बात की, जब बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इनके ख़िलाफ़ अगर कोई कंप्लेन आती है, किसी ने फ्रिज ले लिया, AC ले लिया, या कोई मैट्रेस फॉर्म हो गया, कोई ऐसी चीज़ जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ बनाती हैं, इसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स आती हैं, आप लोग क्या एक्शन लेते हैं उनको? जी, हमारे पास जो आती है ना कंप्लेंट, इनकी ये मतलब AC हो जाएँ या ये फ्रिज वगैरह, वो ज़्यादा डिफेक्टिव की आती हैं। जी जी, इसने इतने अरसे में जनाब गारंटी ना की क्लेम, उसने ये नहीं किया, उसमें फिर ज़्यादातर यही होता है कि वो जिस दुकानदार से ली होती है उसको, और वो जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उन दोनों को लीगल नोटिस जाता है उस बंदे की तरफ से, तो फिर कोर्ट में केस फाइल होता है, फिर उस हिसाब से वो जज साहब उसका केस उनके मेरिट पे वो चीज़ डिफेक्टिव जो होती है रिप्लेस हो जाती है, डैमेज उसको अवार्ड कर देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आज तक कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को जुर्माना आप लोगों की तरफ से किया जा सकता है? अभी रिसेंट ये केस आया था हमारे पास ना, वो डिजिटल वर्ल्ड है कंपनी, जी जी, उनके खिलाफ, तो वो हमने उसको बाकायदा नोटिस वगैरह तैयार करके दिया था बंदे को सारा कुछ, तो वो रिसेंटली कोर्ट ने उस पर फैसला किया है। उनका वैसे आपस में पैचअप हो गया था, उन्होंने उसको नया AC भी दे दी है, और उसकी LED का इशू था वो भी उन्होंने रिप्लेस करके दे दी थी। हाँ जी। तो जैसे आजकल एक चीज़ देखी जा रही है, जेली मार्का बड़ा यूज़ होता है, चाइना की चीज़ों के ऊपर मल्टीनेशनल कंपनियों का मार्का इस्तेमाल किया जाता है, उसके खिलाफ अगर कंप्लेन आती है तो आप लोग अगर उस मुतलका कंपनी को नोटिस जारी करते हैं, पता लगे चाइना का दुकानदार ने मार्का लगाया, उसके ऊपर क्या लाइन ऑफ एक्शन है? नहीं, ये मार्के वगैरह हमारे जुडिक्शन में नहीं है। कंज्यूमर को अगर गलत जैसे इश्तिहारात, गैर मियारी इश्तिहारात या गलत इश्तिहारात, ये भी एडवर्टाइजमेंट की बात में आता है कि किसी का गलत नाम इस्तेमाल करके प्रोडक्ट सेल करना अगर की जाए तो उसके ऊपर क्या एक्शन है? नहीं, ये हमारी जुडिक्शन नहीं है, हमारे पास वो, यहाँ ये हमारी जुडिक्शन नहीं है। ठीक हो गया। नाज़रीन, जैसा कि बात हो रही थी कंज्यूमर के हवाले से, कंज्यूमर के मसाइल के ऊपर, आम कंज्यूमर को
क्या मसाइल है। हर वो इंसान जो किसी भी दुकानदार में कोई चीज़ ख़रीदने जाता है वो कंज्यूमर कहलाता है, और उसको हुकूमत पंजाब की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है, जिसके ऊपर कंज्यूमर कौंसल, कंज्यूमर कोर्ट्स बनाई गई हैं। आज हमारे साथ अंदरीस रंधावा साहब मौजूद है, फोकल पर्सन है कंज्यूमर कौंसल के। इनसे पूछेंगे कंज्यूमर कौंसल का क़याम क्यों अमल में लाया गया, कंज्यूमर कौंसल ने किस तरीके से आज तक आम सार्फ को फ़ायदा पहुँचाया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रंधावा साहब, जैसे आपके सीनियर से बात हो रही थी, तो आप बताएं कि कंज्यूमर कौंसल का जो क़याम है कब लाया गया और क्यों लाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 95 में पाकिस्तान कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था जी, लेकिन सूबों में ये कंज्यूमर एक्ट नहीं बना था। 2005 में सूबा पंजाब में पंजाब कंज्यूमर एक्ट बनाया गया और उसके तहत सूबा पंजाब के तकरीबन तमाम अजला में कंज्यूमर कौंसल कायम की गई हैं। कंज्यूमर कौंसल का बुनियादी मकसद जो है वो सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। सारफ से मुराद है ख़रीदार। आप भी ख़रीदार हैं, मैं भी ख़रीदार हूँ, एक पैदा होने वाला बच्चा भी ख़रीदार है, हत्ता कि कोई बच्चा माँ के पेट में है तो वो भी सारफ है, वो भी कंज्यूमर है। वो किस तरह कंज्यूमर है कि उसकी वालदा अगर किसी गैर मेयारी दवाई की वजह से उसको नुकसान पहुंचता है या बच्चे को नुकसान पहुंचता है तो वो भी उसका ज़िम्मेदार है। इस तरह जो कंज्यूमर कौंसल का मकसद है सार्फिन की खैर, उनकी फ़लाह के लिए इक़दाम करना। सार्फिन को गैर मेयारी चीज़ें ना मिलें, सार्फिन को गारंटी में मसले ना हों, सार्फिन कोई चीज़ बनवाते हैं किसी ठेकेदार से, किसी कंपनी से, वो गैर मेयारी ना हो, उन सब के लिए ये सार्फ कौंसल जो है ये एक लीगल अदारा है। ये उनकी मदद करती है केस बनाने में, उनको कोर्ट तक भेजने में उनकी रहनुमाई करती है। जी तो ये बताएं कि आज तक आप लोगों ने जिस तरीके से कार्रवाइयाँ की हैं या जो कंज्यूमर को आज तक फ़ायदा पहुँचाया, तो क्या उससे कंज्यूमर खुश भी हुए हैं? जी, कंज्यूमर खुश हुए हैं। ज़ाहिर है जब किसी को हक़ मिलता है तो वो खुश तो होता है। देखें, अगर आप ये चीज़ कोट आपने ख़रीदा है, आपको 1 साल की इसकी वारंटी दी गई है, ये 1 माह बाद ख़राब हो जाता है। अगर ख़राब हो जाता है वो क्लेम नहीं करते, क्लेम करने के बाद आपको मिल जाता है तो आप खुश होंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको लाखों रुपए रिलीफ मिला है। बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं जिन्होंने बिल्डिंग लोगों ने बनाई, वो ठेकेदारों ने ठीक नहीं बना के दी, फिर कोर्ट ने आर्डर किए कि इनको रकम इनकी वापस की जाए। मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ख़िलाफ़ बहुत सारे केस आए हैं, नेशनल कंपनीज़ के ख़िलाफ़ केस आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, मोबाइल कंपनी, हर तरह की कंपनीज़ के ख़िलाफ़ केस हमारे पास आए हैं और उनमें से मोस्टली रिलीफ मिला है। अगर केस जेन्युइन है तो अदालत मेरिट पे फैसला करती है और 6 माह के अंदर अंदर उनको इंसाफ मिल जाता है। तो किस तरीके से आप लोग केस तैयार करके भेजते हैं? क्या मकसद क्या होता है उस केस को आगे रेफ़र करने का? आपके पास अगर कोई बंदा डायरेक्टली आता तो आप डायरेक्ट भी सार्फ को बुला सकते हैं, कंज्यूमर को बुला सकते हैं, दुकानदार को बुला सकते हैं? हमारे जो चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट के, जो अथॉरिटी है, वो एक नोटिस पहले उनको दे सकती है दूसरी पार्टी को कि आप आएँ, आपने फ़लाँ सार्फ के साथ ज़्यादती की है। इसके अलावा बहुत सारे सार्फिन इस तरह के होते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने मकान बनाया, इसने ठेकेदार ने मुझसे 20 लाख रुपये लिए, मैं अब 20 लाख की बजाय इस पे हर्जाने का दावा करना चाहता हूँ 1 करोड़ का। तो इस तरह के जो हर्जाने के केस होते हैं वो सार्फ डायरेक्ट कोर्ट में दायर करता है, लेकिन हम उसकी कानूनी रहनुमाई करते हैं, उसको लीगल नोटिस बना के देते हैं, उसको केस बना के देते हैं, उसका केस फाइल तक हम करते हैं और आगे वो खुद असालतन पेश हो जाता है। यानी जो उसकी वकालत की अखराजात हैं वो बच जाते हैं, वो तमाम हमारा डिपार्टमेंट अदा करता है, उसको केस तैयार करके देता है। अगर कोई सार्फ डायरेक्टली भी किसी के खिलाफ कोर्ट में डायरेक्टली जाना चाहे तो उसके लिए भी कोई उसको पाबंद नहीं है? वो नहीं, वो हमारा पाबंद नहीं है। बहुत सारे केस सूबा पंजाब में बहुत सारे केस इस तरह हैं जो लोगों ने असालतन किए हुए हैं, हमें भी पता भी नहीं होता। बहुत सारे वकला हैं जिन्होंने इस तरह के केस किए हुए हैं, बहुत सारे आम शहरी हैं, वो तो नेट से पढ़ के या कोई मालूमात लेके कहीं से वो केस कर देते हैं। उसमें लिखा होता है कि आप फरीक मुखालफ को 15 दिन का नोटिस दें और उसके बाद आप कोर्ट में दायर कर सकते हैं और इसमें लामहदूद हर्जाने का आप दावा कर सकते हैं। इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं है। आपने किसी से कोई चीज़ इस तरह के लिए, आप मसलन मैकेनिक से गाड़ी ठीक करवाते हैं, वो उसने ठीक करके नहीं दी, आप उसमें लामहदूद हर्जाने का दावा कर सकते हैं और वो भी बिला मुआवजा। यानी दूसरी अदालतों और कंज्यूमर कोर्ट में ये फ़र्क है कि उसमें ज़्यादातर वकील की ज़रूरत होती है। इसमें भट्टी साहब
साहब आप भी कंज्यूमर हैं, आपके पास भी अदारे जितनी पावर है, आप जाके अपना केस कोर्ट में दायर कर सकते हैं और बिला किसी कोर्ट फीस के। तो सर एक चीज़ बताएं कि जो आप लोगों की अवेयरनेस होती है, आम पब्लिक को किसी कैसे अवेयर करते हैं कि वो अगर उसके साथ किसी भी जगह पे कोई हाथ हो जाए या कोई गलत इश्या ले ले तो किस तरीके से मुतलका अथॉरिटी के पास आ सकता है, क्या कर सकता है? इसमें सबसे ज़्यादा तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम अखबारात में भेजते हैं अवेयरनेस के हवाले से कि हम सार्फिन के लिए ये कर रहे हैं, उनको केस वगैरह बना के दे रहे हैं, या ये इन चीज़ों में सारफ अपने केस के लिए दायर कर सकता है। उनका मैं बहुत मशकूर हूँ। वो बिला मुआवजा उन्होंने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी लोगों को और अखबारात में ये चीज़ें शाया हुई कि आप फ़लाँ में फ़ाल्टी प्रोडक्ट में, फ़ाल्टी सर्विसेज में, गैर मेयारी चीज़ों में आप कंज्यूमर कोर्ट से रजू कर सकते हैं। इसके अलावा हम सेमिनार कराते हैं, स्कूलों कॉलेज में जाते हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाते हैं। इसके अलावा बाज़-औक़ात हम पम्फलेट वगैरह भी तकसीम करते हैं आम शहरियों में। अब अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता अवेयरनेस काफ़ी आ रही है कि लोग अपने केस, हमें नहीं, बहुत सारे केसेस इस तरह के हमें नहीं पता, लेकिन जब हम कोर्ट में जाते हैं तो 30-40 कोर्ट रोज़ाना वहाँ पे केस लगे होते हैं। तो कोर्ट आपको भी तलब करती है जब आप किसी कंज्यूमर का केस बनाकर भेजते हैं? नहीं, कोर्ट इसमें नहीं तलब करती। कोर्ट में जब एक सारफ एक कहता है कि मैंने हर्जाना लेना है तो फिर वो कोर्ट इसमें हमें नहीं तलब करती, क्योंकि फिर वो हम उसको असालतन केस बना के देते हैं। अगर वो कहे कि ये मेरा कोड ख़राब है, कोर्ट की बजाय मुझे कोड दे दो, तो फिर कुछ केस इस तरह के हैं जो अथॉरिटी के बिहाफ पे हो जाते हैं। लेकिन सारफ कहता है मेरा नुकसान हुआ है, मेरा इससे ज़्यादा तो मेरा नुकसान हुआ है, मैंने उतने नहीं लेने, मेरी फ्रिज ख़राब हुई है, मैं इनके पास बार बार गया हूँ, इन्होंने चेंज नहीं करके दी, तो अब मुझे और भी इसके साथ 10-20 हज़ार मेरे अखराजात हो गए हैं। तो वो हर्जाने के केस होते हैं, हर्जाने के केस वो खुद ही डील करते हैं। तो आप लोग नहीं करते उसको? हम उसके साथ तावन करते हैं, केस उसको बना के देते हैं, लेकिन पेशी उसने खुद ही भुगतनी होती है वहाँ पे। तो ये बताएं कि जिस तरह मुख्तलिफ शॉप्स होगी कंज्यूमर के हवाले से, आप लोगों के पास ऐसे भी कोई इख्तियारात हैं कि आप उसको विज़िट करके खुद ऑब्ज़र्व करके रेफरेंस तैयार करके भेज दें? जी, हम ऑलरेडी चेक कर, ज़्यादातर जो रेट लिस्ट के हवाले से प्राइस मजिस्ट्रेट वैसे चेक करते रहते हैं। हम भी गाहे बगाहे किसी न किसी जगह पे तकरीबन तमाम दुकानों को चेक करते रहते हैं रूटीन से ना, एक क्यों महदूद वसाइल हैं हमारे पास, उस मसाइल में रहते हुए हम दुकानों को चेक करते हैं। बेकरी आइटम पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी या कोई भी यानी चीज़ पैकिंग में जो है उस पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, इंग्रेडिएंट्स ना लिखे हों या किसी ने रेट लिस्ट अवेज़ा ना की हो या प्रॉपर रसीद ना दी जा रही हो। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर चीज़ों पे, इवन के आप देखते होंगे कि अंडों पे भी एक्सपायरी आ रही है। अब ये हमारी कोशिशों की वजह से उन्होंने शुरू किया हुआ है। अगर कोई लिख रहा है तो हम नजायज़ उसका रेफरेंस नहीं बनाते, अगर नहीं कोई लिख रहा तो हम उसका बना के एसी साहब के पास भेज देते हैं। मुतलका एसी फिर उसको बुला के फ़ाइन कर देते हैं, बाद में वो रसीद हमारे ऑफिस में जमा करवा देते हैं। तो ये बताएँ कि रावलपिंडी ज़िला में कितनी तहसीलें आपके पास आती हैं? रावलपिंडी में अभी जो इशू बना था ज़िले का, पिंडी ज़िले का, इस तरह साथ ही इससे पहले जो तहसीलें हैं अपने कोटली, सतियाँ और मरी का जो अभी अलहदा ज़िला बना है, उसके अलावा ये 7 तहसीलें थी। 7 थी। तो इन तहसीलों में आपके क्या नुमाइंदगी है? तहसीलों में हमारे पास मैंने आपको बताया ना महदूद वसाइल है, लेकिन कभी कभी चक्कर लगता है, गुजर खां भी लगता है, मरी भी चक्कर लग जाता है, चक्कर लगाते रहते हैं। अगर देखते हैं कि वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट नहीं लिखी, तो फिर वो मुतलका एसी मरी को या एसी गुजर खान को हम रेफरेंस उनका जमा करवा देते हैं कि इनके ख़िलाफ़ आप एक्शन लें, और वो ख़ुद भी एक्शन ले सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी है, पावर है। हमारा ज़्यादातर काम जो है वो इसलिए ज़रा कम होता है कि ज़्यादातर वो ख़ुद एक्शन ले सकते हैं, 100 मोटो के उनके पास इख्तियारात हैं एसी साहब के पास, वो ही हमारे खुद चेक करके वहाँ पे फ़ाइन कर सकते हैं। इसमें वो कोई हम इशू नहीं कि हम ही भेजेंगे तो वो फ़ाइन करेंगे, वो खुद भी कर सकते हैं और बाज़ औक़ात वो करते भी रहते हैं। तो अगर आप लोग जाते हैं, जैसे वसाइल का मसला, उसके बाद अगर किसी जगह कार्य सरकार में मुदाखलत का सामना करना पड़ जाता है, बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं, उसमें किस तरह सरकार की मदद लेते हैं आप लोग? जी, वो तो हम उनसे बहस मुबासा या उलझन तो नहीं करते, हम चीज़ चेक करते हैं और उसको कहते हैं कि आप एसी साहब के पास पेश होना। वो कार्य ज़्यादातर बहस मुबासा तो इस वजह से होगा कि हम उनसे कोई चीज़ तलब करेंगे। हम कहते हैं कि आप अपनी ये प्रोडक्ट लेके एसी साहब के पास पेश हो जाना, वो अथॉरिटी हैं जो
वो हुक्म सादर करेंगे आपके लिए और हमारे लिए वो काबिल कबूल है। जिस आप किसी दुकानदार का सरप्राइज विजिट करते हैं, वहाँ पे वो चीज़ें अवेजा नहीं हैं, तो आप नोटिस नहीं जारी करते? हम उसको बताते हैं कि आप एसी साहब के पास आ जाएं, हमने आपका ये चेक किया है, आप इस पे पूरा नहीं उतर रहे, हम उसकी पिक्चर ले लेते हैं और उसको एसी साहब के पास जमा करवा देते हैं। अब एसी साहब के पास वो नहीं पेश होता, वो ज़ाहिर है वो अथॉरिटी है, वो एक अदालत होती है उनकी, वो खुद ही बुला लेते हैं, जो भी उनका कानूनी तरीकाकार होता है उसके तहत बुला के फ़ाइन कर देते हैं। तो रावलपिंडी में आपने ज़्यादा किस किस जगह का फोकस करके वर्क किया है? फोकस नहीं होता, ज़्यादातर एप्लीकेशन ही आजकल नहीं ख़त्म होती है, एप्लीकेशन कोई ना कोई आ जाती है। जिस तरह कोई कहता है कि मैंने होटल से फ़लाँ चीज़ ली थी, ये बिल इन्होंने सही नहीं दिया, कोई किसी दुकानदार का आ जाता है, कोई किसी बड़े सुपर स्टोर का आ जाता है, तो हम उसका सरप्राइज़ विज़िट करके उसको कहते हैं फ़लाँ बंदे ने आपके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी है, आप एसी साहब के पास पेश हों, और वो उन दोनों को बिठा के या अपना खुद भी वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो जो एक्ट है सारफ के हकूक़ के ऊपर, क्या एक्ट की क्या उसकी कुछ शिक्या आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे? एक्ट में एक तो ये है कि फ़ाल्टी सर्विसेज में है कि कोई भी इस गैर मेयारी सहूलत आपको मुयसर की जा रही है, आप पैसे दे के कोई सहूलत ले रहे हैं, वासा से, सुई गैस से, नादरा से, किसी भी सरकारी गैर सरकारी अदारे से पैसे देने के एवज़ आप कोई सहूलत लेते हैं और वो उस मेयार पे पूरी नहीं उतरती, तो आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के हक़ बजानिब हैं। सर्विसेज का दायरा बहुत वसी है, सर्विसेज में ठेकेदार की सर्विसेज आ जाती हैं, ठेकेदार में गाड़ियों के मैकेनिक की सर्विसेज आ जाती हैं, ठेकेदार में दर्जी की सर्विसेज आ जाती हैं, सर्विसेज में आप जो बसों में सफ़र करते हैं उनकी सर्विसेज आ जाती हैं, सर्विसेज में इसके अलावा आप किसी से मार्बल लगवाते हैं, घर का काम करवाते हैं, इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो है सर्विसेज के मामलात में आ जाती हैं, वो गैर मेयारी हैं। इसके अलावा गैर मेयारी खिदमात हैं। गैर मेयारी खिदमात में आ जाता है कि जो बंदा अपनी काबिलियत बेचता है, मसलन कोई वकील है वो आपको अपनी काबिलियत बेचता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो आपको अपनी काबिलियत बेचता है, वो आपको जो आपके साथ मामला तय पाया उस मेयार के मुतल्लक काबिलियत फ़राहम नहीं करता, तो उसमें भी आप कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। और इसके अलावा है फ़ाल्टी प्रोडक्ट में ज़्यादातर आ जाती हैं कि आपको गैर मेयारी चीज़ दी गई, आपने फर्नीचर ख़रीदा गैर मेयारी दिया गया, आपने ये लोगो ख़रीदा गैर मेयारी था, कैमरा ख़रीदा गैर मेयारी था, कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं वो गैर मेयारी है, तो आप उस पर भी केस कर सकते हैं कि एक क्यों दी गई। और एक इसमें आ जाता है कि गारंटी वारंटी क्लेम ना करना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत, फर्नीचर की मसनूआत, लकड़ी की मसनूआत, हर तरह की मसनूआत में आप केस दायर कर सकते हैं और हमारे पास हर तरह की मसनूआत के केस हुए हैं। गारंटी और वारंटी में क्या फ़र्क है? गारंटी में चीज़ें होती हैं कि गारंटी कुछ बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि फ़लाँ अगर आप 1 साल के अंदर ये ख़राब हो जाएगी तो हम इसकी जगह नहीं देंगे। बाज़ कंपनीज़ ने ये एक फ़रोख्त के वक़्त ये आपको कहती हैं या रसीद पे भी लिख देती हैं और बाद में वो कहती हैं इतने चार्जेस लगेंगे फिर हम चेंज करके देंगे। नहीं, वो अगर उन्होंने कहा है कि 1 साल के अंदर अंदर काबिल वापसी, जिस तरह बाज़ औक़ात बैटरियों पे लिखा होता है या ये जो अपनी फ्रिजों के कंप्रेसर पे लिखा होता है, हाँ लिखा होता है, अगर वो कहते हैं कि 10 साल के अंदर अंदर इसकी वापसी, तो वो उसी को नया देंगे। और वारंटी में होता है कि वो उसको अपना रिपेयर करा के देंगे बिला मुआवजा वो उससे कोई नहीं ले सकते आपसे। तो आजकल जिस तरह मुख्तलिफ दुकानदार हैं वो रसीदें नहीं देते या इलेक्ट्रिक रसीदें मुतारफ़ करा दी गई हैं, इलेक्ट्रिक बिल दिया जाते हैं, इलेक्ट्रिक बिल भी काबिल इतबार बिल में ये नहीं लिखा हुआ लॉ में कि बिल इलेक्ट्रिक हो या गैर इलेक्ट्रिक हो या मैनुअल हो, उसमें लिखा हुआ है दुकानदार का नाम, तारीख़ और जो प्रोडक्ट है सेल की गई हैं और उसकी कीमत क्या है, ये चीज़ें हैं। वो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक निकल आए चाहे वो मैनुअल निकल आए, जो कंप्यूटर से रसीद निकलती है उसके ऊपर सिग्नेचर वो नहीं, सिग्नेचर का नहीं, उसमें होता है कि उसमें वो नाम लिखा होता है, कैश एंड कैरी किसी का नाम लिखा होगा, हाँ वो काबिल कबूल है, उसमें ये लिखा सिग्नेचर का नहीं है, उसमें है कि उसका नाम और उसके अलावा प्रोडक्ट कौन सी कीमत क्या सेल की गई। जी। तो जिस तरीके से आप लोग स्कूलों कॉलेजों में जाके वर्कशॉप मुनक्कद कराते हैं उसका क्या मकसद होता है और कितने अरसे के बाद ये आपकी ये जो
वर्कशॉप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है, कितने अर्से के बाद? ये हमारा हर महीने चलता रहता है। हमारे जो डीसी साहब हैं और एडीसी जी साहब वो मीटिंग भी बुलाते हैं मेंबरान की, उन्होंने मेंबरान नामजद किए हुए हैं हमारे डिपार्टमेंट के, वो मीटिंग बुलाते हैं। इसके अलावा हर माह हम किसी न किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में ये चलता ही रहता है ताकि बच्चों को आगाही और वो अपने वालिदैन को शऊर दें कि अगर कोई आपके साथ मसला आता है तो आप कंज्यूमर एक्ट के तहत कंज्यूमर कौंसल या कंज्यूमर कोर्ट से रजू करें। तो डोर टू डोर भी कंपेन आज तक आप लोगों ने की है? डोर टू डोर बाज़ औक़ात हो जाता है कि आज भी हम पम्फलेट फेंक के आए हैं लोगों के घरों में, बाज़ औक़ात हो जाता है, कोशिश करते हैं, तरीके होते हैं ना जिस तरह, उसके बाद अब आप आ गए हैं। इसके अलावा कोई कैंप वगैरह छोटा सा कोई लगा लेंगे किसी जगह, ये चलता ही रहता है। मुख्तलिफ तरीके होते हैं अवेयरनेस के, वो करते रहते हैं किसी न किसी तरीके से। कभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चले जाते हैं, कभी किसी कॉलेज में चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, स्कूलों में चले जाते हैं जी। ये भी आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी हैं, जिस डॉक्टर हो गया या कोई हकीम हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी अथॉरिटीज़ लग भी बन चुकी हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली आपके पास कंज्यूमर ना आए, वो मुतलका अथॉरिटी से करें? देखें, वो इस तरह है कि आप डॉक्टर है एक, उसमें अथॉरिटी बन गई है हेल्थ केयर कमीशन, लेकिन उसकी वजह से आपका नुकसान हुआ है तो कोर्ट इसमें यह कर देगी कि कोर्ट डॉक्टर तो नहीं है, कोर्ट हेल्थ केयर कमीशन को कहेगी कि आप एक रिपोर्ट मुरतब करें। वो रिपोर्ट, हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट दोनों के लिए काबिल कबूल होगी, कोर्ट के लिए, फरीक मुखालफ के लिए और सारफ के लिए, ये तीनों के लिए काबिल कबूल होगी। उस रिपोर्ट को देखते हुए कंज्यूमर कोर्ट फैसला करेगी। पहले वो रेफरेंस उनको पास भेजेगी कि आप इसको देखें। बिलफरज अगर सारफ कोई कहता है कि जनाब ये पिछले दिनों एक केस था कि किडनी डलवाई, उसकी डेथ हो गई बंदे की, 35 लाख का केस था, वो अपने सदर की तरफ रावलपिंडी में ना, तो हेल्थ केयर कमीशन ने डॉक्टर को कसूरवार करार दिया। अब उस हेल्थ केयर कमीशन ने ये कर सकती है कि वो उसको कसूरवार करके उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है या कोई और इस तरह की दफात लगा सकती है, क्लिनिक सील कर सकती है। कंज्यूमर कोर्ट में उसने बाद में दावा हरजाने का दायर किया कि वहाँ से तो ये फॉल्टी हो ही चुका है, हेल्थ केयर कमीशन ने रिपोर्ट दे दी है, अब मुझे इससे मुआवजा चाहिए 35 लाख रुपए। तो फिर वो कोर्ट ने 35 लाख रुपए मुआवजा उनको दिलवाया है, मिल गया 35 लाख। तो इस अगर कोई और महकमे का काम है वो करता है तो साथ अगर आपका रिलेटेड है तो आपको रेफरेंस भेज सकता है, आप फिर उस पर कार्रवाई करते हैं? जी, अगर कोई रेफरेंस दूसरे डिपार्टमेंट से हमारे पास आता है, हमसे रिलेटेड है, तो ज़ाहिर है हम वो, अगर वो कोर्ट का केस है तो कोर्ट को भेज देंगे। अगर वो उस पर फ़ाइन वगैरह होना हुआ, रसीद वगैरह जारी नहीं की रही, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखी, तो वो मुतलका एसी साहब को भेज देंगे, वो फिर अथॉरिटी है जो फ़ाइन करें वो कर सकते हैं। अभी रावलपिंडी ज़िले में कितने इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं? रावलपिंडी ज़िले में हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल हैं, असल में यही इनकी निगरानी में ये सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट के, ये इन्होंने अपना भेजते हैं मुख्तलिफ जगह पे एज ए सेक्रेटरी रेफरेंस जो हम भेजते हैं। हम जो रेफरेंस जितने भी भेजते हैं वो बतौर सेक्रेटरी कंज्यूमर काउंसिल के डिपार्टमेंट की तरफ से रेफरेंस जाता है, वो रेफरेंस कंज्यूमर को अपने एसी साहब के पास भेज देते हैं। प्रॉपर कोई जो असल में ये जो स्पेशल कंज्यूमर इंस्पेक्शन की है ना, वो कंज्यूमर इंस्पेक्टर सिर्फ वो इसीलिए नॉमिनेट होता है कि वो कोर्ट अगर किसी मामले में इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाए कि आपने फ़लाँ काम करना है तो वो काम करता है स्पेशली। अगर ये कौंसल की तरफ से अलहदा रेफरेंस जाते हैं वो इंस्पेक्टर की तरफ से नहीं, वो हमारे सेक्रेटरी की तरफ से दायर होते हैं, वो एज ए कौंसल की तरफ से दायर होते हैं। तो क्या आप कंज्यूमर को क्या पब्लिक मैसेज देना चाहते हैं एज ए कंज्यूमर कौंसल होने के रेफरेंस से, स्पोक्स पर्सन होने के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कंज्यूमर को किस किस चीज़ का एहतियात करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो इस पर आप अपना पब्लिक मैसेज क्या देना चाहते हैं? जी, सार्फिन को चाहिए कि सबसे पहले कोई भी चीज़ खरीदें, चाहे वो 1 रुपए की या 10 रुपए की या लाख की या 10 लाख की 20 लाख की, रसीद लाजमी लें। दूसरी, अगर आप किसी के साथ मुआदा कर रहे हैं तो उसका मुआदा उसके साथ ज़रूर करें। आप किसी ठेकेदार के साथ मुआदा कर रहे हैं, किसी कंसल्टेंट के साथ मुआदा कर रहे हैं, तो मुआदा लाजमी उसको तहरीर करें, ये भी एक रसीद की सूरत में आ जाए, क्योंकि रसीद होगी तो अगला केस आपका कारगर साबित होगा। इसके अलावा बहुत सारे सार्फिन इस तरह के कोई चीज़ें ले लेते हैं तो वो गैर मेयारी निकल आती हैं, फिर वो खामोशी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन वो खामोशी इख्तियार ना करें, क्योंकि
ये मामला जो अगर वो उनका नोटिस ही चला जाएगा ना, अगर किसी ने कोई गैर मेयारी प्रोडक्ट सेल की है उसको वो सारफ नोटिस भिजवा देगा हमारे थ्रू या खुद या किसी वकील के थ्रू, जैसे भी या नोटिस उसको जाएगा तो ज़्यादातर मामला नोटिस पे हल हो जाते हैं। क्योंकि दूसरी पार्टी कहती है कि अब इतने लंबे चौड़े चक्रों में की बजाय जो हमने इसका 10, 20, 30 का नुकसान किया हम उसका वो पूरा कर देते हैं। तो यह है कि खामोशी मत इख्तियार करें, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। हमारे फोरम जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब वहाँ पे बैठते हैं, ये कौंसल का ऑफिस है, और जितने भी एसी साहब हैं एसी साहब को भी दरख्वास्त दे सकते हैं। तो वहाँ पे आप दरख्वास्त दें और इंशाल्लाह उस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। जी नाज़रीन, जैसा कि आज हम कंज्यूमर कौंसल के पास मौजूद थे, ये कंज्यूमर एक्ट के तहत आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। किसी भी कंज्यूमर के साथ अगर किसी किस्म की नाइंसाफ़ी हो जाए, प्रोडक्ट लेने में, कीमत में कोई भी या मियारी ना हो, तो ये उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। आज तक के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान इफ्तिखारी भट्टी को इजाज़त दे, अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।